कहानी शुरू होती है एक आम जादूगर से, जिसे उसकी पिछली जिंदगी में सभी रॉयल्स बहुत बुरी तरह से मार डालते हैं। वे पहले उसका सामान उसके घर से बाहर फेंक देते हैं और उससे कहते हैं, मरने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम अपने सबसे ताकतवर जादू से मुझ पर हमला करो। जब वह जादूगर अपने जादू से हमला करता है तो उसका जादू इतना कमजोर होता है कि रॉयल्स तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाता है। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम जैसे नाकारा इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व जादू की बेइज्जती है। इसके बाद वे उस पर फायरबॉल से हमला करते हैं, जिससे वह तड़प तड़प कर मर जाता है। अगले दृश्य में उसकी आंख खुलती है और वह खुद को एक आलीशान जगह में पाता है। चारों ओर खूबसूरत मेजें लगी होती हैं, लेकिन उसे देखकर वह डर जाता है, क्योंकि वे लोग उसे राक्षस जितने बड़े लगते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए वह जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार उसका वही फायरबॉल इतनी ताकतवर होती है कि पूरी छत उड़ा देता है। उसी वक्त साम्राज्य में सभी लोग सोलम किंगडम के 7वें राजकुमार के जन्म का जश्न मना रहे होते हैं, जिसका नाम लॉयड रखा गया है। महल में टूटी हुई छत देखकर सारी दासियां घबरा जाती हैं और लॉयड को भी समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। कुछ साल बीत जाते हैं। महल में दासियां लॉयड को खोज रही हैं, जबकि वह सबसे छिपकर भाग रहा होता है। तभी उसके सामने 2 जनरल आ जाते हैं। वे उससे कहते हैं, हम दासियों को नहीं बताएंगे कि हमने तुम्हें देखा, लेकिन क्या तुम हमारे साथ शिकार पर चलोगे? लॉयड बिना जवाब दिए वहां से भाग जाता है। दोनों जनरल बात करते हैं। एक कहता है, ये राजकुमार तो फिर भाग गया, इससे दोस्ती करने का क्या फायदा? इसका नंबर तो कभी राजा बनने में नहीं आएगा। दूसरा जनरल जवाब देता है, तुम बेवकूफ हो क्या? उसने जन्म के कुछ दिनों बाद ही बोलना शुरू कर दिया था और वह साधारण किताबों की बजाय जादू की किताबें पढ़ रहा है। मुझे तो लगता है कि यह महान जादूगर विलियम का पुनर्जन्म है। लॉयड को अपनी पिछली जिंदगी याद थी, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस नए जादू सीखना चाहता था। वह लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगता है, लेकिन तभी सिल्फा नाम की योद्धा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। सिल्फा उसे तलवारबाजी सिखाती है और लॉयड उसे अच्छी टक्कर देता है। लॉयड कहता है, मैं तो 7वां राजकुमार हूं, मेरा राजा बनने का नंबर नहीं आएगा, फिर मुझे यह सब सीखने की क्या जरूरत? सिल्फा कहती है, राजा बनना ही सब कुछ नहीं है, एक राजकुमार के कई और कर्तव्य भी होते हैं। 3 सालों से सिल्फा लॉयड को तलवारबाजी सिखा रही थी। लॉयड को पता था कि अगर उसने आज सही से प्रैक्टिस नहीं की तो सिल्फा उसे रात तक ट्रेनिंग करवाती रहेगी। वह अपनी जीत पक्की करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है और सिल्फा की नकल करके उसकी ही एक जादुई कॉपी से लड़ता है। सिल्फा उसकी चालाकी को पहचान लेती है, लेकिन उसकी प्रशंसा करती है कि वह एक साथ कई जादू इस्तेमाल कर रहा है। लॉयड मन ही मन खुश होता है कि सिल्फा ने उसकी पूरी चालें नहीं पकड़ी। एक दिन लॉयड को पता चलता है फॉरबिडन लाइब्रेरी के बारे में, तो वहां जाने के लिए वो उत्साहित होता है, जहां एक सील्ड किताब में ग्रिमोर नाम का भयानक राक्षस भी कैद था। लाइब्रेरी के दरवाजे पर शक्तिशाली सील लगी थी, जिसे लॉयड आसानी से तोड़ देता है और अंदर पहुंच जाता है। वहां एक किताब उड़कर उसके पास आती है और उससे एक अजीब प्राणी बाहर निकलता है, जो कहता है, मैं ग्रिमोर हूं, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगा। लॉयड कहता है, तुम्हारा जादू तो घटिया है, ये सोना तो मिट्टी से बनाया गया है। ग्रिमोर उसे लालच देता है कि अगर वह उसे आजाद कर दे तो वह उसे प्राचीन जादू सिखाएगा जो सदियों पहले खो चुका है। लॉयड इस प्रलोभन में फंस जाता है और उसे आजाद कर देता है। ग्रिमोर तुरंत लॉयड पर हमला करता है, लेकिन उसकी कोई भी जादुई शक्ति लॉयड को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। लॉयड उसकी हर कोशिश पर बस खुश होता है और भी जादू देखने की मांग करता है। ग्रिमोर को यकीन नहीं हो रहा था कि वह एक छोटे से बच्चे को हरा नहीं पा रहा। वहीं लॉयड ग्रिमोर के मैजिक को देखकर बहुत खुश था। उसने अपनी एक उंगली से उस मैजिक को पकड़ा और हंसते हुए कहा, तो ये इस तरह से काम करता है। इसके बाद उसने उस अटैक को फूंक मारकर हटा दिया, लेकिन उसकी उंगली की हालत खराब हो गई थी। फिर भी वह हंसते हुए ग्रिमोर से बोला, चल जमुरे और मैजिक दिखा। यह देखकर ग्रिमोर का गुस्सा और बढ़ गया और उसने और भी ताकत से हमला किया, लेकिन लॉयड का बैरियर अडिग था। लॉयड को यह स्पेल बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि इसे 2 मुंह से एक साथ बोला जाता था और सिर्फ वो ही इसका इस्तेमाल कर सकता था जिनके पास 2 मुंह थे।
ग्रिमोर लगातार अपना मैजिक इस्तेमाल कर थक चुका था, लेकिन उसने देखा कि लॉयड का बैरियर अब भी जस का तस था। वह चिल्लाया, यह असंभव है, मेरा हमला इतना शक्तिशाली था। लॉयड मुस्कुराते हुए बोला, तुम सही कह रहे हो, यह वास्तव में पावरफुल था। इसे सीखने में बहुत मजा आया होगा, है ना? वैसे तुम्हें और कितने स्पेल्स आते हैं? यह सुनकर ग्रिमोर घबरा गया। वह सोचने लगा कि यह बच्चा है या शैतान की औलाद। घबराहट में उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह लॉयड के बैरियर से टकरा गया। उसने सोचा, इस बच्चे ने कितने बैरियर बना रखे हैं। लॉयड ने लाइब्रेरी की सभी महत्वपूर्ण चीजों को बैरियर से ढक दिया। फिर जब ग्रिमोर ने एक और हमला करने की कोशिश की तो लॉयड ने उसे रोकते हुए कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम पर हमला करूंगा और तुम मुझे अपना डिफेंस मैजिक दिखाओ। लॉयड ने ग्रिमोर पर एक खतरनाक फायरबॉल से हमला किया और क्योंकि ग्रिमोर बैरियर के अंदर था, वह जलने लगा। लॉयड ने पास आकर पूछा, तुमने डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ग्रिमोर सोच रहा था, ये कौन बच्चा है और इसे यहां कौन छोड़ गया? फिर लॉयड ने पूरी लाइब्रेरी को पहले जैसा कर दिया। ये देखकर ग्रिमोर हैरान रह गया और बोला, आप तो कितने कमाल के हैं मास्टर लॉयड। लॉयड ने आश्चर्य से कहा, तुम मुझे मास्टर बुला रहे हो? ग्रिमोर ने जवाब दिया, हां, मैंने आपके जैसा महान जादूगर कभी नहीं देखा। लॉयड मुस्कुराया और बोला, तुम भी कमाल के हो। लगता है डीमंस को मैजिक से मारा नहीं जा सकता, पर दर्द तो होता है ना? यह सुनकर ग्रिमोर घबरा गया। लॉयड ने आगे पूछा, मुझे जानना है कि तुम कितना दर्द सह सकते हो। डर से कांपते हुए ग्रिमोर ने कहा, प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका सर्वेंट बनकर रहूंगा, आपकी हर बात मानूंगा। लॉयड ने हंसते हुए कहा, ठीक है ठीक है। तब ग्रिमोर को एहसास हुआ कि उसकी हालत अब एक लैब के चूहे जैसी हो गई है। बाहर जाते समय लोगों का ध्यान न खींचने के लिए उसने खुद को एक क्यूट सी चीज में बदल लिया। उसने लॉयड से कहा, तुमने अपनी जिंदगी में इतनी क्यूट चीज नहीं देखी होगी। वह सोच रहा था कि अगर वो लॉयड से जीत नहीं सकता तो वो अपनी क्यूटनेस से कम उसे काबू में कर लेगा। लॉयड ने उसे अपनी पॉकेट में आने को कहा और ग्रिमोर ने सोचा कि वह जितना ज्यादा पास रहेगा, लॉयड को कंट्रोल करना उतना ही आसान होगा। पर जब उसने लॉयड को कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि लॉयड का मना बहुत ही डेंस है और वह कुछ भी नहीं कर सकता। यह देखकर ग्रिमोर डर गया। लॉयड ने पूछा, कांप क्यों रहे हो? ग्रिमोर बोला, नहीं, कुछ नहीं बॉस, आप मुझे ग्रिम बुला सकते हैं। अगले दिन लॉयड का बड़ा भाई एल्बर्ट उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाने आया। एल्बर्ट ने अपने फायरबॉल से सभी टारगेट्स को नष्ट कर दिया और लोग उसकी तारीफ करने लगे। लॉयड ने ग्रिमोर को बताया कि एल्बर्ट सोलम किंगडम का दूसरा प्रिंस है और वह बहुत इंटेलिजेंट और शारीरिक रूप से सक्षम है। लोग उसे अगले राजा के रूप में देखते हैं। जब लॉयड की बारी आई तो उसने टारगेट्स को नष्ट करने के बजाय फायरबॉल कर्व का इस्तेमाल किया और सभी टारगेट्स को सिर्फ छुआ। ये देख के एक आदमी लॉयड का मजाक उड़ाता है कि उसने सिर्फ टारगेट्स को छुआ है। एल्बर्ट को सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और जाते समय कहता है, मैं ब्रेक लेने जा रहा हूं, और लॉयड को खुली छूट दे देता है कि वह जो चाहे कर सकता है। यह सुनकर लॉयड खुश हो जाता है और कहता है कि वह ग्रिमोर का डबल इनकेंटेशन करना चाहता है। ग्रिमोर कहता है, यह तुम्हारे लिए असंभव है क्योंकि यह केवल डेमोन्स ही कर सकते हैं जिनके 2 मुंह होते हैं। यह सुनकर लॉयड कहता है, मुझे पता है, और ग्रिमोर को अपने हाथों में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद दोनों एक साथ एडवांस्ड मैजिक स्पेल का इनकेंटेशन शुरू करते हैं। यह देख ग्रिम घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। लॉयड बताता है कि यह तो बस एक स्पेल स्टैक था जिसमें एक ही बार में हंट और इनकेंटेशन हुए थे। ग्रिम कहता है, तुम पागल हो, एक स्टैक में ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्पेल होते हैं और तुम 100 का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन लॉयड उसे चुप करा देता है। वह और ग्रिम एक ही समय में इनकेंटेशन करने लगते हैं। लॉयड को महसूस होता है कि अगर उसने यह फायर कर दिया तो भारी तबाही मच जाएगी, लेकिन ऐन वक्त पर वह अपनी मैजिक को आसमान की ओर मोड़ देता है। उसी समय एक आदमी एल्बर्ट से पूछता है, आप सांतवे प्रिंस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? वह टैलेंटेड है पर अभी बच्चा ही है। एल्बर्ट जवाब देता है, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, लॉयड ने सभी टारगेट्स पर हमला किया था और उसने सिर्फ उन्हें छुआ था। वह एक प्रोडिजी है और भविष्य में ग्रैंड सेज बन सकता है। जब वह आदमी खिड़की के बाहर देखता है
तो उसे आसमान में छेद दिखता है। लॉयड जल्दी से अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर आसमान को फिर से सामान्य कर देता है। ग्रिम हैरान होकर कहता है, यह लड़का कौन है? इसने आसमान में छेद कर दिया। अगले दिन अखबार में लॉयड की हरकतें छपती हैं। वहीं ग्रिम पढ़ता है कि एक एडवेंचरर्स का ग्रुप डंगियंस को क्लियर करके कीमती चीजें और पावरफुल आर्टिफैक्ट्स निकाल रहा है। यह सुनकर लॉयड कहता है, चलो हम भी डंजन्स क्लियर करने चलते हैं। लेकिन ग्रिम उसे रोकता है, अगर तुम चले गए तो यहां सब परेशान हो जाएंगे। लॉयड कहता है, मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है। वह एक इकॉन को बुलाता है और उसे मैजिक से अपने जैसा बना देता है। लॉयड बताता है कि यह सिर्फ मेरे जैसा दिखता ही नहीं है, बल्कि इसकी एनर्जी, सर्कुलेशन और मूवमेंट्स भी मेरे जैसे हैं। ग्रिम कहता है, तुम इसे यहां छोड़कर जा सकते हो। लेकिन लॉयड कहता है, यह इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सिल्फा है। वह मेरी ऊंचाई में 0.007 मिमी की बढ़त भी नोटिस कर लेती है। फिर लॉयड ग्रिम की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके माइंड को उस पुतले में डाल देता है। खुद लॉयड वहां से चला जाता है। बाहर आने पर वह डंजन्स की तलाश में सोच में पड़ जाता है। तभी वह देखता है कि एक लड़की के पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े हैं। यह देखकर ग्रिम कहता है, शायद उसे मदद की जरूरत है। लेकिन लड़की उन मॉन्स्टर्स का सफाया कर देती है। उसके कपड़ों पर वॉरियर लिखा होता है। ग्रिम अंदाजा लगाता है कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट है। लॉयड को समझ आता है कि वह लड़की की का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक्स इतनी शानदार हैं। लड़की लॉयड को देखती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? लॉयड इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल करके अपना रूप बदल लेता है और उसे अपना नाम रॉबर्ट बताता है। कहता है, मैं एक नया एडवेंचरर हूं। उसने अपने भाई एल्बर्ट और खुद के अपीयरेंस को मिलाकर यह नया रूप बनाया था, क्योंकि इस मैजिक का उन्हीं लोगों के जैसा दिखने के लिए यूज किया जा सकता है जिन्हें उसने पहले कभी देखा हो। फिर वो लड़की खुद को एक मार्शल आर्टिस्ट और बी रैंक हंटर बताती है। लॉयड, जिसे अब हम रॉबर्ट के नाम से जानते हैं, काव्य से मिलने पर थोड़ा घबराया हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि काव्य उसे पहचान न जाए। हालांकि काव्य पूरी तरह से रॉबर्ट की ओर आकर्षित हो चुकी है। वह सोच रही होती है, ये कितना हैंडसम है। काव्य ने अपनी जिंदगी के 18 साल ट्रेनिंग में गुजारे थे और अब वह बाहर निकली थी नए रिश्ते बनाने के लिए। लेकिन उसकी दिलचस्प कपड़ों की पसंद और बिंदास अंदाज के कारण लड़के उससे दूर भाग जाते थे। हालांकि इस बार उसने ठान लिया है कि वह रॉबर्ट को अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी। इसके बाद दोनों एक डंजो में जाते हैं, जहां काव आसानी से सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है। वह मजाक में रॉबर्ट से पूछती है, मेरे डोले शोले देखकर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ है ना? लेकिन रॉबर्ट उस पर ध्यान नहीं देता और चुपचाप चमकीले पत्थर इकट्ठा करता रहता है। यहां हमें यह पता चलता है कि काव अब तक अकेले ही एडवेंचरिंग कर रही थी, क्योंकि उसे अभी तक कोई अच्छा साथी नहीं मिला था। डिनर के समय रॉबर्ट काव से पूछता है, जो टेक्निक तुम पहले इस्तेमाल कर रही थी, क्या वह की टेक्निक थी? काव हैरान होती है कि रॉबर्ट को की के बारे में कैसे पता है, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में ज्यादातर लोग की के बारे में कुछ नहीं जानते। काव उसे बताती है कि ब्रीदिंग टेक्निक्स की का उपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। केवल की को महसूस करने के लिए कई सालों की ब्रीदिंग प्रैक्टिस की जरूरत होती है। रॉबर्ट ने काव की ब्रीदिंग टेक्निक की नकल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद उसके फेफड़ों में दर्द होने लगता है, जिससे वह रुक जाता है। काव उससे पूछती है, तुम ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रहे थे? रॉबर्ट जवाब देता है, हां, मैं बस तुम्हारी नकल कर रहा था। यह सुनकर काव हैरान हो जाती है कि उसने केवल देखकर ही इतनी जल्दी इसे सीख लिया। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन रॉबर्ट ब्रीदिंग टेक्निक करता रहता है। धीरे धीरे रॉबर्ट की ऊर्जा को भी महसूस करने लगता है और उसे समझ आता है कि यह उसके काम आने वाली है। रॉबर्ट का उत्साह देखकर काव्य कहती है, अगर तुम वाकई इसमें दिलचस्पी रखते हो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। रॉबर्ट उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी स्माइल देखकर काव्य फिर से उस पर फिदा हो जाती है। फिर वह शर्माते हुए कहती है, जब तक हम डंजों से बाहर नहीं निकल जाते ब्रीदिंग करते रहो। दूसरी ओर कासल में ग्रिम के पास सिल्फा आती है और उसे देखकर ग्रिम घबरा जाता है। वहीं डंजों में काव्य अपनी ब्लास्ट टेक्निक का उपयोग करके डंजों के बॉस को हरा देती है, जिससे वे ट्रेजर चेस्ट को खोल सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट का ध्यान इस बात पर नहीं है।
वह यह सोच रहा है कि आखिर यह डंजो बनाया कैसे गया था। जब ट्रेजर चेस्ट खुलता है, रॉबर्ट तुरंत महसूस करता है कि उन पर हमला होने वाला है। वह काव को पीछे खींच लेता है और देखते हैं कि चेस्ट में से एक लीच बाहर निकलता है। रॉबर्ट लीच के बारे में काव से पूछता है, लेकिन काव उसे कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम बाहर चले जाओ। लेकिन रॉबर्ट लड़ाई देखना चाहता है। काव जल्दी से एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिससे रॉबर्ट उड़ता हुआ पीछे चला जाता है। उसे पता था कि इससे रॉबर्ट को चोट लगेगी, लेकिन मरने से तो यह बेहतर ही है। काव यह समझ नहीं पा रही थी कि एक लो लेवल डंजो में लीच कैसे आ गया, क्योंकि लीच से लड़ने के लिए कभी कभी ए रैंक हंटर्स भी काफी नहीं होते। वह सोचती है कि वह लीच से थोड़ी देर तक लड़कर रॉबर्ट को बाहर निकलने का समय दे सकती है। उधर रॉबर्ट अभी भी हवा में उड़ रहा है और यह सोच रहा है कि आखिर वह क्या करे। उसे की के बारे में भी और सीखना है और डंजों के बारे में भी। इस बीच ग्रिम भी घबराया हुआ है और रोते हुए कहता है, प्लीज यार, जल्दी आकर मुझे बचा लो। काव लीच से लड़ रही है, लेकिन उसे एहसास है कि वह लीच का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे यकीन हो जाता है कि अगर वह लड़ती रही तो उसकी मौत पक्की है। वह सोचती है कि रॉबर्ट अब तक बाहर निकल गया होगा, इसलिए वह चुपके से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लीच उसे देख लेता है और कहता है, वाह, तुम की टेक्निक का उपयोग कर सकती हो। मैंने पहले भी ऐसे किसी को खाया था जिसके पास ऐसी ही क्षमताएं थीं। की तो मैजिक का एक निचला रूप है। लीच बताता है कि उसने कई एडवेंचरर्स के सोल खाए हैं, जिनसे उसे उनकी टेक्निक्स और नॉलेज मिल गई है। लीच काव को खाना लायक नहीं समझता, लेकिन वह रॉबर्ट को जरूर खाना चाहता है, क्योंकि उसने लीच के अटैक को बड़ी ही जल्दी डॉज कर लिया था। काव फिर से लीच पर हमला करने लगती है। लीच एक पावरफुल बैरियर बना लेता है, लेकिन काव लगातार उस पर हमला करती रहती है और आखिरकार उसे तोड़ देती है। काव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लीच के बैरियर को तोड़ दिया था, लेकिन बैरियर तोड़ते ही उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। अब वह हिल भी नहीं पा रही थी। तभी लीच उसके पीछे आ गया और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, लगता है तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी की तो मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। उसने काव पर एक मैजिक अटैक किया, लेकिन ठीक उसी वक्त लॉयड वहां आ गया और उसे बचा लिया। लीच फिर से काव पर हमला करने वाला था, लेकिन अचानक से ही लॉयड उसके पीछे प्रकट हो गया। लीच को यह देखकर हैरानी हुई कि लॉयड ने इतनी तेजी से कैसे मूव किया। लॉयड ने एक खास मैजिक का इस्तेमाल किया था जो लीच के लिए चौंकाने वाला था। लॉयड न सिर्फ मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि वह की ब्रीदिंग तकनीक भी यूज कर रहा था। वह माना और की को मिक्स करने की कोशिश कर रहा था और उसने खुद के ऊपर एक पावरफुल बैरियर बना लिया था। लीच ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका हमला लॉयड के बैरियर को तोड़ नहीं सका। कुछ देर बाद ब्रीदिंग टेक्निक का दबाव लॉयड पर बढ़ने लगा और उसने बैरियर हटा दिया। लीच को लगा कि उसने अपनी ताकत से लॉयड का बैरियर तोड़ा है और वह कॉन्फिडेंस में आकर फिर से लॉयड पर हमला करने लगा। लेकिन लॉयड अब की और माना का कुशल उपयोग करके लीच के सभी हमलों को डॉज कर रहा था। धीरे धीरे लॉयड ने की और माना को मिक्स करने में महारत हासिल कर ली थी। लीच ने एक बार फिर लॉयड के चारों ओर से हमला किया, लेकिन लॉयड ने अपनी ताकतवर तकनीक से उसके सारे अटैक बेअसर कर दिए। इसके बाद लॉयड ने की और माना को मिलाकर एक घातक हमला किया, जिसे रोकने में लीच असमर्थ था। लीच ने खुद को एक बार फिर से बैरियर में बंद कर लिया, लेकिन लॉयड का अंतिम हमला इतना शक्तिशाली था कि वह लीच को बैरियर के अंदर ही खत्म कर गया। लॉयड और काव ने ट्रेजर बॉक्स खोला, लेकिन उसमें से बस एक छोटी सी चाकू निकली। काव को चाकू में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन लॉयड को लगा कि इसमें कोई विशेष बात जरूर है। इसलिए उसने काव से कहा कि वह इसे अपने पास रखना चाहता है, और काव ने भी मान लिया। आखिरकार मॉन्स्टर को हराया तो लॉयड ने ही था। जैसे ही ट्रेजर बॉक्स खोला गया, डंजों की दीवारें हिलने लगीं और पूरा डंजों कांपने लगा। काव ने बताया कि जब भी ट्रेजर बॉक्स लिया जाता है तो डंजों अपने आप गिरने लगता है। यह सुनकर लॉयड कहने लगा, तो इसका मतलब है कि यह ट्रेजर चेस्ट ही डंजों का कोर था। इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ट्रेजर बॉक्स धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा और डंजों गिरने लगा। लॉयड और काव जैसे तैसे बाहर निकलने में सफल रहे। बाहर आकर काव ने पूछा, तुम एक मेज हो, तो फिर तुमने की टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया? काव को लगा कि लॉयड ने लीच की बेइज्जती के कारण की का उपयोग किया होगा, लेकिन लॉयड ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने की का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि यह मजेदार लग रहा था।
काव ने फिर लॉयड को बताया कि जिस तकनीक का उपयोग उसने लीच को हराने के लिए किया था उसे की ब्लेड कहते हैं। फिलहाल वह इस तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन वह अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहती थी ताकि वह बेहतर फाइटर बन सके। लॉयड के घर पहुंचते ही उसे पता चला कि ग्रिम की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। ग्रिम जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम्हारी टीचर तो जल्लाद है यार। हम देखते हैं कि ग्रिम सिल्फा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन सिल्फा ने उसे बुरी तरह पीट दिया था। वह हैरान थी कि ग्रिम अचानक से इतना कमजोर कैसे हो गया। सिल्फा ने ग्रिम से कहा, लगता है मुझे तुम्हें और ट्रेनिंग देनी होगी, और फिर उसकी पिटाई कर दी। इसी बीच लॉयड अपने नए मिले चाकू के साथ कुछ प्रयोग करना चाहता था। उसने उस चाकू को गर्म पानी में डाला और देखा कि उसके ऊपर एन्चांटमेंट्स किए गए थे। एन्चांटमेंट मैजिक से वेपन्स की ताकत बढ़ाई जाती है। लॉयड उस चाकू के एन्चांटमेंट्स का अध्ययन करने लगा और उसने सभी माना एसेंस को चाकू से निकालकर अपने लिए उपयोग करने का फैसला किया। इसके लिए उसे कई चीजों की जरूरत थी, इसीलिए वह अपने पापा के पास जाकर सिल्वर कॉइन्स मांगने लगा। उसके पापा ने मजाक में पूछा, क्या तुम्हें गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए? लेकिन लॉयड ने कहा, नहीं, सिल्वर कॉइन्स ही ठीक हैं, और वहां से चला गया। उसके पापा सोचने लगे कि लॉयड आखिर इतने सारे पैसों को किस चीज में खर्च करेगा। अपने कमरे में लॉयड ने सभी सिल्वर कॉइन्स को पिघलाया और उन्हें चाकू के साथ मिलाकर एक नया मैजिक वेपन तैयार किया। वह सिल्फा के साथ फिर से ट्रेनिंग करने लगा। लॉयड ने तेजी से हमला किया, लेकिन सिल्फा के लिए यह हमला बहुत ही धीमा था। सिल्फा ने उसके हमले को डॉज किया और फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जमीन को उबड़ खाबड़ कर दिया। लॉयड ने फिर से हमला किया, लेकिन सिल्फा पहले से ही उसके नीचे थी और उसने उसे आसानी से हरा दिया। सिल्फा ने लॉयड को एक तेल की बोतल दी। लॉयड ने कहा, पर डील तो यह थी कि मुझे तुम पर पहले एक अटैक लैंड करना होगा। सिल्फा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने खुद को पहले से बेहतर किया है। लॉयड ने उसके तेल को लेकर अपने कमरे में जाकर उसे हेमेटाइट के साथ मिलाया, जिससे उसे माना एसेंस मिला। इसके बाद लॉयड अपने दोस्त एल्बर्ट के पास गया और कहा कि उसे एन्चांटमेंट्स के लिए कुछ और वेपन्स चाहिए। एल्बर्ट यह सुनकर खुश हो गया और कहता है कि बड़ी प्यारी चीज करने वाले हो तुम। इसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स से कहता है, क्या कोई मेरे इस प्यारे से भाई से अपने हथियार एन्चांट करवाना चाहेगा? सभी गार्ड्स अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर दुख साफ दिखाई देता है क्योंकि उनकी तलवारें बिल्कुल नई थीं। एन्चांटमेंट मैजिक करना बहुत मुश्किल काम है और एक 10 साल के बच्चे से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर पाएगा। गार्ड्स को यकीन हो चुका था कि उनकी तलवारों का सत्यानाश हो जाएगा। इसके बाद लॉयड ने हथियारों पर एन्चांटमेंट करना शुरू किया। ग्रिम यह देखकर हैरान था कि लॉयड एक के बाद एक शक्ति स्तर बढ़ाने वाले मंत्र लगाए जा रहा था। उसने इतने अधिक फार्मूले एक ही तलवार पर लगा दिए कि तलवार टूट गई। यह देखकर लॉयड समझ गया कि तलवार का धातु इतने सारे फार्मूलों को सहन नहीं कर सकता था। उसे यह महसूस हुआ कि यह काम वास्तव में कितना कठिन है, पर उसे हौसला देने के लिए ग्रिम वहां मौजूद था। लॉयड एन्चांटमेंट करने के चक्कर में कई तलवारें तोड़ देता है, लेकिन कुछ तलवारें सही सलामत बच जाती हैं। कुछ दिनों बाद वह उन हथियारों को वापस कर देता है। एल्बर्ट को बताता है कि 120 में से 50 हथियार सफल हुए हैं और 70 हथियारों को तोड़ने के लिए वह माफी मांगता है। असल में 80 हथियार सफल हुए थे, पर लॉयड ने उन पर और भी ज्यादा फार्मूले लगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 80 से घटकर 50 रह गए। एल्बर्ट ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड एन्चांटर की सफलता की दर सिर्फ 10% होती है और लॉयड ने इतने सारे हथियारों को सफलतापूर्वक एन्चांट कर दिया था। सारे सैनिकों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि लॉयड ने 70 तलवारें नष्ट करके हार मान ली होगी, पर जैसे ही एक सैनिक अपनी तलवार म्यान में रखता है, म्यान ही कट जाती है। ग्रिम यह देखकर कहता है, देखा, तुम्हारी तलवार की धार इतनी तेज हो गई है कि म्यान ही कट गई। एल्बर्ट भी अपनी तलवार देखकर हैरान हो रहा था। इसके बाद लॉयड एल्बर्ट से कहता है कि वो इन हथियारों को लड़ाई में इस्तेमाल होता देखना चाहता है। इस पर एल्बर्ट उसे मॉन्स्टर हंटिंग में साथ चलने के लिए कहता है। सारी तैयारियां खत्म होने के बाद लॉयड, सिल्फा और एल्बर्ट सुबह सुबह वहां से निकल जाते हैं। वो जल्दी ही उस जंगल में पहुंच जाते हैं जिससे कि किंगडम घिरा हुआ था।
लॉयड काफी उत्साहित था और पूछता है, क्या मॉन्स्टर्स आसपास हैं? सिल्फा कहती है, नहीं, मॉन्स्टर्स को देखने के लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। इसके बाद सिल्फा एल्बर्ट का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे लॉयड के साथ आने की इजाजत दी। एल्बर्ट कहता है, मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके लिए मैं सिल्फा को साथ आने से मना करता, और वैसे भी मुझे पता है कि वो लॉयड की कितनी परवाह करती है। सिल्फा के मन में शायद कुछ भावनाएं थीं, लेकिन वो लॉयड को लेकर कोई इनअप्रोप्रिएट विचार नहीं रखना चाहती थी, खासकर जब तक लॉयड 18 साल का नहीं हो जाता। एल्बर्ट उसकी थोड़ी टांग खींचता है, पर सिल्फा जब अपनी तलवार निकालती है तो उसे समझ आ जाता है कि अब उसे चुप रहना चाहिए। पर सिल्फा ने तलवार उसकी टांग खींचने की वजह से नहीं निकाली थी। उसने तलवार इसलिए निकाली क्योंकि उनके सामने कुछ मॉन्स्टर्स आ गए थे। ये कोबोल्ड्स थे, जिनके पास भी हथियार थे। सभी नाइट्स एल्बर्ट और लॉयड को बचाने के लिए फॉर्मेशन में आ जाते हैं। लॉयड को ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि वह डरा हुआ है ताकि किसी को उस पर शक न हो, लेकिन असल में लॉयड को पहले से ही पता था कि कोबोल्ड्स उनकी तरफ आ रहे हैं। उसने एक खास तकनीक सीख रखी थी जिससे वो की का इस्तेमाल करके अपनी सराउंडिंग्स का अंदाजा लगा सकता था, जब तक कि वह ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रहा हो। लॉयड सब कुछ गौर से देख रहा था क्योंकि अब नाइट्स और कोबोल्ड्स की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पर जो आगे घटित हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, न नाइट्स और न ही लॉयड। कोबोल्ड सीधे आधे में कट गया। सभी हैरान थे क्योंकि कोबोल्ड ने स्टील आर्मर पहना हुआ था। यह सब लॉयड के एन्चांटमेंट की वजह से हुआ था। उनकी तलवारें अब इतनी धारदार हो चुकी थीं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो रहा था, और नाइट्स भी घबरा रहे थे। यह सब देखकर एल्बर्ट भी लॉयड की पूरी तारीफ करता है और सिल्फा भी लॉयड की एन्चांटमेंट की तारीफ करती है। हालांकि लॉयड ने उसके वेपन की एन्चांटमेंट नहीं की थी, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं था कि उसे एन्चांटमेंट की जरूरत भी है। तभी अचानक एक कोबोल्ड लॉयड पर हमला करता है। इससे पहले कि कोबोल्ड उसे नुकसान पहुंचा पाता, एक जाना पहचाना चेहरा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। यह टाव थी, जो इस इलाके में किसी आकर्षक शख्सियत की उपस्थिति को महसूस कर यहां दौड़ी चली आई थी। लॉयड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह दोबारा इस लड़की का सामना कभी नहीं करेगा। टाव उसके पास आकर महसूस करती है कि लॉयड अपनी ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी सराउंडिंग्स का सेंस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लॉयड ने यह तकनीक कहां से सीखी। तभी वह देखती है कि लॉयड और रॉबर्ट का चेहरा काफी मिलता जुलता है। वह उसे गौर से देख ही रही थी कि उसने अचानक महसूस किया कि एक कोबोल्ड उसके पीछे से हमला करने वाला है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करती, सिल्फा पहले ही उसे काट देती है। सिल्फा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, एक अनजान लड़की को अपने संभावित पति के इतने करीब देखकर। टाव उसे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। यह देखकर साफ हो जाता है कि इन दोनों के बीच कभी भी पटरी नहीं बैठने वाली। एल्बर्ट दोनों को शांत कराने की कोशिश करता है और टाव को साथ में झील तक चलने का प्रस्ताव देता है। रात को जब सभी लोग कैंप सेटअप कर रहे थे, एल्बर्ट टाव का शुक्रिया अदा करता है कि उसने कोबोल्ड से लड़ाई में मदद की। साथ ही वह खुद को द सेकंड प्रिंस ऑफ सोलम के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। टाव को यह नहीं पता था कि एल्बर्ट राजघराने से है, इसलिए वह अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि टाव को एल्बर्ट आकर्षक लग रहा था। वह खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि यह व्यक्ति भले ही रॉबर्ट जैसा दिखता हो, पर यह रॉबर्ट नहीं है। बातचीत के दौरान एल्बर्ट उससे पूछता है, क्या मैं उस व्यक्ति जैसा दिखता हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो? टाव जवाब देती है, हाँ, लेकिन तुमसे ज्यादा तो लॉयड उस जैसे दिखता है। उधर लॉयड टाव से दूरी बनाए रखता है ताकि उसे पता न लग सके कि वह असल में रॉबर्ट है। स्पेशल डिटेक्शन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वह लगभग पकड़ा ही गया था, पर अब टाव को यह पता चल चुका था कि लॉयड यह तकनीक इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अगर लॉयड इसका इस्तेमाल नहीं करता तो और अधिक संदेह पैदा होता। इसलिए लॉयड ने फैसला किया कि वह अपने टेंट में ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वह टेंट में जाता है, उसके चेहरे पर संतरे फेंककर हमला किया जाता है। लॉयड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह सिल्फा को पहले भी ऐसे देख चुका था। वह सिल्फा से पूछता है, तुम यहां क्या कर रही हो? सिल्फा माफी मांगती है और कहती है कि वह अपने कपड़े बदल रही थी क्योंकि उन पर खून लग गया था।
पर यह स्पष्ट नहीं होता कि वह लॉयड के टेंट में क्यों कपड़े बदल रही थी। सिल्फा कहती है, यह तो नेचुरल है क्योंकि मैं यहीं सोने वाली हूं। लॉयड को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। सिल्फा उसे समझाने की कोशिश करती है, बाकी के गार्ड्स एल्बर्ट के टेंट की सुरक्षा करेंगे, इसलिए मैं यहीं रहकर तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। लेकिन लॉयड कहता है कि वह अकेले ही रहेगा और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन सिल्फा न सुनने के मूड में नहीं थी और वह लॉयड को पैरों से पकड़ लेती है ताकि वह बाहर न जा सके। वह नहीं चाहती थी कि टाव उसे उससे छीन ले। तभी टाव टेंट में आ जाती है क्योंकि उसने महसूस किया था कि लॉयड रॉबर्ट अपनी की सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर रहा है। जब टाव देखती है कि सिल्फा लॉयड को पकड़े हुए है, वह गुस्से में कहती है, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? सिल्फा भी गुस्से में थी कि टाव ने उसके और लॉयड के प्राइवेट समय को खराब कर दिया। दोनों एक दूसरे को अपमानजनक शब्द कहने लगती हैं और यह साफ होता है कि वे लड़ने वाली हैं। उधर सभी नाइट्स इस फाइट को देखने के लिए उत्सुक थे और इस उत्सुकता का कारण स्पष्ट था। लेकिन लॉयड वहां से चुपचाप खिसक जाता है। एल्बर्ट उसे देखकर हंसता है और कहता है, तुम तो इत्तू से हो, लेकिन तुम्हारे लिए अभी से लड़कियां लड़ रही हैं। लॉयड को यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगता। एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि जब से सिल्फा ने उसकी केयर करना शुरू किया है, वह काफी बदल गई है। लेकिन वह लॉयड को चेतावनी भी देता है कि सिल्फा जैसी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में उसे बहुत सतर्क रहना होगा। उधर सिल्फा और टाव भी समझ जाती हैं कि सभी नाइट्स उनकी लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उनके हर मूव पर नजर गड़ा रहे हैं। यह देखकर वे दोनों नाइट्स को धुनाई कर देती हैं। इसके बाद टाव बताती है कि उसे पास के एक श्राइन को ठीक करने का काम सौंपा गया है। सिल्फा कहती है, तू अपना काम करने जा ताकि मैं लॉयड के साथ समय बिता सकूं। तभी एल्बर्ट वहां आता है और कहता है कि पहाड़ पर जाना फिलहाल खतरनाक हो सकता है। वैसे भी टाव की स्पेशल सेंसिंग एबिलिटी उनकी बहुत मदद कर सकती है, इसलिए वह चाहता है कि टाव सुबह तक ग्रुप के साथ ही रहे। तभी टाव एक खतरे का आभास करती है और कहती है, अब हमें स्काउटिंग की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जिस मॉन्स्टर को हम ढूंढ रहे थे वह अब खुद हमारे पास आ गया है। और जब बेयरवल्फ सभी की ओर बढ़ने लगता है तो सभी नाइट्स अपनी फॉर्मेशन में आ जाते हैं। लेकिन लॉयड केवल सिल्फा के पीछे आ जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि यह लड़ाई फिर से जल्दी खत्म हो जाए। अपने आकार के हिसाब से यह मॉन्स्टर काफी तेज था, लेकिन ग्रिम का ध्यान उस मॉन्स्टर से ज्यादा उस पहाड़ के ऊपर वाली श्राइन पर है। वहीं दूसरी तरफ लड़ाई जारी रहती है और एक नाइट को टाव अपनी की ब्लास्ट से बचाती है, लेकिन इससे उस वल्फ का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। अब उस वल्फ से लड़ने के लिए एल्बर्ट आगे आता है। एल्बर्ट लॉयड द्वारा एन्चांटल की गई स्वर्ड को निकालता है और उसके साथ एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जो उस वुल्फ को पूरी तरह से खत्म कर देता है। सभी नाइट्स प्रिंस की ताकत की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वह स्पेल इतना पावरफुल नहीं होता अगर लॉयड ने उसकी स्वर्ड को एन्चांटल नहीं किया होता। एल्बर्ट लॉयड का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसकी वजह से उस वल्फ को हराना इतना आसान हुआ। तभी ग्रिम उसे बताता है कि उससे भी खतरनाक एक चीज है जो श्राइन को फिक्स करने वाली है। उसके अंदर एक डेमन सील किया हुआ है और वो सील अब काफी कमजोर हो चुका है। तभी वह बेयर वल्फ जिसे एल्बर्ट ने हराया था फिर से खड़ा होता है और इस बार वह चारों तरफ से डाग द्वारा घिरा हुआ था। उसके आसपास कई और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वुल्फ के जरिए एक आवाज उनसे बात करती है जो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिपाहियों को मारने की? जो उस वल्फ के जरिए बात कर रहा था वह एक डेमन था और उसका नाम इजूजू है। वह कसम खाता है कि वह उन सभी को मार गिराएगा और अपने सभी मिनियंस को हमला करने का ऑर्डर देता है। एल्बर्ट एक वल्फ को घायल कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसकी इंजरी हील हो जाती है और लगभग एल्बर्ट को वह खा ही जाता है। लेकिन टाव आकर उसे बचा लेती है, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते क्योंकि उन वल्व्स को चाहे जितना मर्जी घायल किया जाए वे अपनी सभी इंजरी को इंस्टेंट हील कर पा रहे थे। सभी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिल्फा बस एक जगह खड़ी होकर देख रही है क्योंकि उसे किसी के साथ क्या होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि लॉयड सुरक्षित है। लॉयड ग्रिम से पूछता है कि क्या वह पजोस को जानता है। ग्रिम कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी उससे नहीं मिला, लेकिन उसे देखकर इतना बता सकता है कि पिज्जू अपने मैजिक का यूज करके उन सभी को पपेट्स की तरह कंट्रोल कर रहा है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए उसने मैजिक से धागे बनाए हैं
और उन्हीं धागों के जरिए वह इन सभी को माना सप्लाई कर रहा है। यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वे पजोज को नहीं मार देते। लेकिन लॉयड ने तब से ही सुनना बंद कर दिया था जब से उसने माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में सुना था, और वह चाहता है कि ग्रिम उसे सिखाए कि इसे यूज कैसे करते हैं। ग्रिम को नहीं लगता कि यह सही समय होगा यह चीजें सिखाने का, क्योंकि बाकी के लोगों की जान पर बनी हुई है। लेकिन लॉयड को अपने दोस्तों और परिवार के मरने से ज्यादा नए मैजिक सीखने में रुचि है, तो वह चाहता है कि ग्रिम उसे अभी के अभी यह मैजिक सिखाए। वहीं पर जूजू की हंसी नहीं रुक रही है, क्योंकि इन ह्यूमन से लड़ने में उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। पर जब वह लॉयड का अपमान करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह डरपोक है, सिल्फा का माथा घूम जाता है। वह लॉयड से कहती है कि उसे आपको छोड़कर थोड़ी देर के लिए जाना होगा। पर लॉयड अपने ट्रांसम्यूटेशन के लेसन में इतना ज्यादा गुस्सा पड़ा है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। सिल्फा उसके सामने लड़ने जाती है और कहती है कि उसके सामने होना भी उसके सभी सेंसेस के लिए दर्दनाक है, क्योंकि वह बदसूरत है, गंदा स्मेल करता है, आवाज उसकी भद्दी है, और क्योंकि लॉयड यहीं है, वह उसके आसपास के एनवायरनमेंट को और ज्यादा बदबूदार होने नहीं दे सकती। पजोज को उसकी धमकियां बचकानी लग रही थीं, क्योंकि उसे नहीं लगता कि वह बस एक स्वर्ड से उसे हरा सकती है। सारे वल्व्स उसके कंट्रोल में हैं और वह हमेशा ही हील होते जाएंगे जब तक कि वह माना सप्लाई करता रहेगा। डीएम के पास लगभग कभी माना खत्म नहीं होता। लेकिन इन सभी बातों के जवाब में सिल्फा सिर्फ यही कहती है, क्या तुम बोलना बंद कर सकते हो? तुम्हारी सांसों की बदबू मेरे नाक को किसी भी हमले से ज्यादा डैमेज कर रही है। पजोज एकदम से सिल्फा पर हमला कर देता है, लेकिन जब तक पजोज को पता लगता कि यहां क्या हुआ, उसने उस बेयर वल्फ के सारे पैर को घेर लिया था। पजोज अपने वल्फ के फीट हील करने लगता है, पर जब वह हील कर रहा था, बाकी सभी महसूस करते हैं कि बाकी के वल्व्स काफी स्लो हो चुके हैं, क्योंकि पजोज अपने वल्फ को हील करने में फोकस कर रहा था। एल्बर्ट सिल्फा से कहता है कि वह पजोज को डैमेज करती जाए जैसे उसने अभी किया था, ताकि वह जल्दी से बाकी के वल्व्स को खत्म कर पाए। वहीं इन सभी के बीच लॉयड माना ट्रांसम्यूटेशन के बारे में और चीजें सीख रहा है। ग्रिम कहता है कि इस टेक्निक का यूज करना बहुत मुश्किल है और पजोज बहुत टैलेंटेड है, जो कि वह इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही साथ कंट्रोल कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिल्फा फिर से पजो को घायल कर देती है। इसके बाद वह अपने बगल वाले नाइट से उसकी स्वर्ड मांगती है और स्वर्ड को देखकर थोड़ी मदहोश हो जाती है, क्योंकि इसे एन चैंटल लॉयड ने किया था। लेकिन जैसे ही पजोज को सिल्फा के लॉयड के प्रति लगाव के बारे में पता चलता है, वह बातें करने लगता है कि कैसे वह लॉयड को मारेगा और उसके सारे ऑर्गन्स को काट कर रिसर्च करेगा कि आखिर वह इसमें इतना स्पेशल क्या है। यह सब सुनकर सिल्फा को गुस्सा आ जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए पजोज उसे जिंदा ही खा लेता है।